एजुकेशन का 103 का जो स्टैंडर्ड है, हम उसके अंदर क्या क्या आपके साथ पढ़ा। पहली बात तो ये कि इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी हम लोग अपने पास अप्लाई कर चुके इन कंसोलिडेशन। इसका मतलब ये कि हमने ये सिलेक्टिवली ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सिलेक्टिवली थोड़ा सा हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। स्टिल अब हम अपने पास इसे कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना चाहते हैं। तो हमने इसमें सबसे पहले ये बात बताई कि भाई ये स्टैंडर्ड जो है ये एसेट एक्विजिशन पर गाइडेंस देता है, एसेट एक्विजिशन पर ये गाइडेंस देता है। तो मुझे बताओ एसेट एक्विजिशन पर ये गाइडेंस जो देता है वो क्या देता है। नंबर 1 वो ये कहता है कि जो एसेट एक्विजिशंस होते हैं इनके अंदर हम अपने पास कंसिडरेशन को ढूंढते हैं कि कंसिडरेशन कितनी है, कंसिडरेशन कितनी पे कर दी। साथ में क्या देखते हैं, एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट्स क्या है, और हम इन दोनों का टोटल एलोकेट कर देते हैं। किस में एलोकेट कर देते हैं, एलोकेट कर देते हैं नेट एसेट्स अक्वायर्ड की रेशियो में। ये हो सकता है कि आपके पास पॉजिटिव 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 इज टू नेगेटिव हो, ड्यू टू ये एसेट्स का होगा और ये किसका होगा, फॉर लायबिलिटीज। तो हम अपने पास एक रेशियोज निकाल देंगे पॉजिटिव और नेगेटिव्स की, उसके हिसाब से इसको एलोकेट कर देंगे। मजे की बात तो ये है कि इसके अंदर हम डू नॉट रिकॉग्नाइज, हम इसमें क्या रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, हम गुडविल को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, जीबीपी को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, डेफर्ड टैक्स को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। कितनी चीजें रिकॉग्नाइज नहीं की मैंने, 3 चीजें रिकॉग्नाइज करने से मैंने मना कर दिया कि ये कभी भी नहीं आएंगे हमारे पास। और चूंकि आपके पास एसेट्स की वैल्यू अलग लिखी हुई है तो इंड एस 36 विल अप्लाई, भाई उसकी अपनी कंडीशंस हैं, वो अप्लाई होगा अगर मान लीजिए हमारे पास इंपेयरमेंट के इंडिकेटर्स हैं। इफ इंपेयरमेंट इंडिकेटर्स या इंडिकेटेड ऐसे लिख देते हैं तो हम उसको भी अप्लाई कर देंगे। अंशु एफवी की रेशियो मतलब फेयर वैल्यू की रेशियो, तो ये मैंने अपने पास रेशियो बताई है फेयर वैल्यू की रेशियो, ठीक है। तो फेयर वैल्यू की रेशियो में इन द रेशियो ऑफ फेयर वैल्यू, और ये मैंने बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। फिर मैंने आपसे कहा कि साहब ये हमारे पास ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है, इसके ऊपर हमारा स्पिरिट क्या है, क्या स्पिरिट है, इस पे इंड एएस 16 और 38 का स्पिरिट है, यानी कि हम उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। फिर मैंने आपसे कहा कि हमारे पास दूसरी चीज होती है जिसको हम बोलते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन। दूसरी चीज है जिसे हम बोलते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में हमने सबसे पहले कहा कि साहब हमको पहले तो देखना पड़ता है कि भाई बिजनेस का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस क्या था, बिजनेस था इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज, ये एक ऐसी इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं एंड एसेट्स, साथ में कुछ एसेट्स हैं जिसके अंदर हम क्या बोलते हैं, विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग मैनेज्ड एंड कंडक्टेड, जो जनरेट कर सकता है। बताइए क्या क्या जनरेट कर सकता है, जो जनरेट करता है गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कस्टमर्स, जो जनरेट कर सकता है इन्वेस्टमेंट इनकम, जो जनरेट कर सकता है अदर इनकम इन ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, यानी कि वो इनमें से कोई भी चीज जनरेट कर सकता है। ये कि लेकिन ये बिजनेस की डेफिनेशन से कुछ फायदा नहीं होता। हम ये बिजनेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जनरली हम अपने पास यहां पर क्या देखते हैं, हम देखते हैं इसमें इनपुट्स होने चाहिए तथा इसके अंदर कोई प्रोसेसेस होने चाहिए तथा इसके अंदर कुछ आउटपुट होनी चाहिए। आउटपुट क्या है, सरल भाषा में समझ लो, आउटपुट यानी कि रेवेन्यू, यानी कुछ आप जनरेट करते हैं तो उसका आउटपुट निकल कर आएगा, जिनमें से ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि ये दोनों का होना बहुत जरूरी है। हमने आपसे यह भी कहा था कि हमारे पास कम से कम मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम एक इनपुट होनी चाहिए तथा सब्सटेंटिव प्रोसेस होने चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि हमारे पास वो बिजनेस की डेफिनेशन मीट करता है। इनपुट का मतलब क्या है, इनपुट का मतलब है एसेट्स,
इनपुट का मतलब है एम्प्लॉइज जो कि ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स है, और प्रोसेसेस का मतलब है कोई शेड्यूल, रूल, नो हाउ, जो हम अपने पास काम करने का तरीका है उसको हम बोलते हैं कि वो हमारे पास प्रोसेसेस है। हमने आपसे कहा था कि आपको अपने पास ऑलवेज चेक करना पड़ेगा कि वो बिजनेस है कि नहीं है। इसे चेक करने के लिए हमारे पास जो टेस्ट था वो था बिजनेस असेसमेंट टेस्ट। बिजनेस असेसमेंट टेस्ट के अंदर हम लोग क्या देखते थे? इसके अंदर हम दो चीजें देखते थे। अगर आउटपुट जनरेट नहीं हो रही है या आउटपुट जनरेट हो रही है तो हम क्या देखते थे? अगर आउटपुट जनरेट नहीं हो रही है तो हम देखते थे कि भाई हमारे पास जो प्रोसेस टेक ओवर किया है वो क्या होना चाहिए? वो क्रिटिकल होना चाहिए। किसके लिए क्रिटिकल होना चाहिए? एबिलिटी टू प्रोड्यूस आउटपुट, यानी कि हमारे पास उन आउटपुट को क्रिएट करने की, हमारे पास मैंने वर्ड एसीओ लिखा था, प्रोड्यूस या सी में मैंने सी लिखा था शायद, तो हमारे पास ये प्रोसेस क्रिटिकल टू एबिलिटी टू क्रिएट आउटपुट होना चाहिए। तथा साथ में जो हमने टेक ओवर किया है वो हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड स्किल्ड स्पेशल वर्कफोर्स होनी चाहिए, तथा उनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी हमारे पास टेक ओवर होने चाहिए जिनके अंदर उसने काम करना है। अच्छा, प्रोसेस टेक ओवर किया है, ये वही एलिमेंट है। हाँ, प्रोसेस जो हमने टेक ओवर किया ना, ये प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, यानी कि ये प्रोसेस बड़ा ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इस पर प्रिया हमने एक सवाल भी किया था कि हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है उस प्रॉपर्टी में हम किराएदार बिठाएंगे और हमको आमदनी जनरेट होगी। ओके, हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, उसके अंदर हम कोई किराएदार बिठाएंगे और हमको आमदनी जनरेट होगी। अभी आमदनी जनरेट हो नहीं रही है, तो हमने क्या खरीदा? हमने एक तो एसेट खरीद लिया। भाई मैंने कहा ना, मिनिमम एक एसेट तो होना ही चाहिए। हमने अपने पास एक एसेट खरीद लिया, लेकिन उसे किराए पे चढ़ाना, वहीं से तो उसी प्रोसेस से तो हमारे को इनकम जनरेट होगी। वो इतना क्रिटिकल नहीं है, आसानी से किराएदार मिलते रहते हैं उस इलाके में, और उसके लिए कोई स्पेशल वर्कफोर्स की आवश्यकता नहीं है। तो बताइए प्रिया, क्या ये प्रोसेस क्रिटिकल है कि इसको नहीं लिया तो भाई फिर तो दिक्कत हो जाएगी? तो आपने तो ऐसा नहीं, वो तो आप साधारण है। आपने बिल्डिंग खरीदी, आपने कहा बिल्डिंग खरीद लेते हैं, इसके अंदर स्टूडेंट्स आसपास बहुत सारे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो आएंगे और कमरे में आकर उनका क्या बोलते हैं, घर ले लेंगे अपना, जो आप बोलते हो हॉस्टल बना लेंगे उसके अंदर। तो मैंने वो जब बिल्डिंग खरीदी तो इस उद्देश्य से खरीदी कि इसके अंदर बच्चों को मैं बोलूंगा आओ और हमारे पास आकर तुम रह सकते हो। तो जो प्रोसेस है टू जनरेट आउटपुट, यानी रेवेन्यू जनरेट करने का प्रोसेस है, वो इतना क्रिटिकल नहीं है। आसानी से कोई भी दो लड़के मैं स्टाफ के लगाऊंगा, वो किराए पे चढ़ाना शुरू कर देंगे और आमदनी होगी। तो दिस इज नॉट बिजनेस एक्विजिशन, दिस इज योर एसेट एक्विजिशन। ओके, हाँ, इसको पीजी बोलते हैं। वही तो मैं कह रहा था, कुछ बोलते हैं इसको। अच्छा, और फिर इसके बाद अगर आउटपुट जनरेट हो रही है, अब मैंने इस पर ही बताया था, आउटपुट जनरेट हो रही है मतलब द अर्निंग्स आर कमिंग आउट ऑफ इट, द रेवेन्यू इज ऑलरेडी कमिंग आउट ऑफ इट। तो मैंने आपसे कहा था, फिर इसके अंदर हम क्या देखते हैं? एक चीज तो यही देखते हैं कि प्रोसेस जो है क्रिटिकल टू एबिलिटी टू कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग आउटपुट है। बस एक वर्ड बदल दिया, बाकी सब कुछ वही है। तथा हमारे पास वो जो वर्कफोर्स हमने ली है वो ऑर्गेनाइज्ड स्किल्ड वर्कफोर्स है, तथा हमने उनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी लिए हैं। तो हमने कहा साहब हमारे पास हम इन कंडीशंस को देखते हैं, या फिर हम देखते हैं कि वो प्रोसेस इतना यूनिक है, वो प्रोसेस इतना यूनिक है, इतना स्पेशल है कि कोई उसे कॉपी नहीं कर सकता, या हम उसे बना नहीं सकते अनलेस हम उसमें टाइम और कॉस्ट इन्वॉल्व करें। तो हम बोलते हैं कि हाँ ठीक है, इन दैट सिचुएशन हम क्या बोल देते हैं कि वो हमारे पास आउटपुट वाले केस में दैट इज आवर बिजनेस असेसमेंट टेस्ट पास हो गया। यहां पर हमने एक बात कही थी कि एक ऑप्शनल टेस्ट भी होता है। ऑप्शनल टेस्ट हमने जो आपको बताया था, इस ऑप्शनल टेस्ट को हम कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट भी बोलते हैं। इस टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर 100% ऑफ शेयर कैपिटल जो हमारे पास है उसकी पहले हम वैल्यू देखते हैं, उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, उसमें से हम क्या लेस कर देते हैं, उसमें से हम लेस कर देते हैं। इसके अंदर अपने पास क्या प्लस माइनस करते थे, आप ही बताइए। हम इसमें से कुछ रिड्यूस करते थे और कुछ नहीं लेते थे। हम इसके अंदर
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माइनस कर देते थे, तथा हम इसके अंदर लायबिलिटीज लेते थे कौन सी, एक्सेप्ट डीटीएल, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज को हम नहीं लेते थे, अगर आपको याद आ रहा हो। फिर हम उसके बाद देखते थे कि आपने जो एसेट एक्वायर किया है, हम देखते थे सिंगल आइडेंटिफाइबल एसेट्स या सिमिलर आइडेंटिफाइबल एसेट्स को देखते थे कि उनकी फेयर वैल्यू कितनी है, और एक रेशियो देखते थे कि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स अपॉन फेयर वैल्यू ऑफ ग्रॉस एसेट्स, इसको फेयर वैल्यू ऑफ ग्रॉस एसेट्स भी बोलते थे। और हम कहते थे कि अगर ये रेशियो 90% और मोर आ जाए तो वी कॉल इट कि ये एसेट एक्विजिशन, वी कॉल इट कि वो एसेट एक्विजिशन है। ये हमारे पास एक थ्योरेटिकल डिस्कशन हुई थी। फिर मैं आपको इस पर प्रैक्टिकल पार्ट पर ले आया था कि भाई इसमें अकाउंटिंग कैसे होगी। अकाउंटिंग का क्या नाम था, मुझे बताओ, अकाउंटिंग का क्या नाम रखा था हमने इसके अंदर नाम रखा था इसका एक्विजिशन मेथड। हम एक्विजिशन मेथड लगा रहे हैं, और यही कुल मिलाकर आपके सारे के सारे सवाल हैं। ऊपर वाला नया पार्ट है, ये हमारा सारे के सारा नया पुराना पार्ट है। तो अकाउंटिंग अब जब करते थे तो इसके अंदर दो चीजें हमारे पास आती है। एक तो आती है कि हमें कंसीडरेशन ढूंढनी है, कंसीडरेशन ढूंढनी है कि हाउ टू कैलकुलेट द कंसीडरेशन, और दूसरा हमारे पास था कि इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे बनेगी। मैंने शायद कंसीडरेशन का नोट नहीं लिखवाया था कि कंसीडरेशन में क्या क्या आता है। मैंने समझाना स्टार्ट किया था लेकिन नोट नहीं लिखवाया था। फिर भी आप मुझे चेक करके बता देना कि कंसीडरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये ऑलरेडी हमने इंड एस 110 में बताई थी, लेकिन हमने इंड एस 103 में अभी तक शायद नहीं बताई है। फिर हमने आपको जनरल एंट्रीज जो बताई थी, वो जनरल एंट्रीज कौन कौन सी। सबसे पहली एंट्री बताई थी बिजनेस कॉम्बिनेशन टू वेंडर्स विद एग्रीड कंसीडरेशन, या इसे बोलते हैं पीसी फॉर बीसी। अब ये बात बतानी है कि पीसी फॉर बीसी क्या है, एग्रीड कंसीडरेशन वही होती है। फिर हमने दूसरी एंट्री एक और बताई थी, बताओ क्या। हमने कहा था हम अपने आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स लेंगे और डिफरेंस यहां पर क्या डाल देंगे, गुडविल में डालेंगे, या हम डिफरेंस कहां डाल देंगे, जीबीपी। फिर यह भी बताया था कि जीबीपी अगर मान लीजिए ये हमारे पास डिस्ट्रेस सेल है, यानी मजबूरी का सेल है, आपने रिव्यू किया और पाया कि एवरीथिंग इज ओके, तो आप उसको ओसीआई में डालोगे और फिर सीआर में डालोगे। अदरवाइज आप उसको कहां पर डाल दोगे, आप उसको डायरेक्टली कैपिटलिज्म में डाल दोगे। इस पर आपका कार्व आउट भी था। फिर मैंने आपको एक तीसरी एंट्री बताई थी कि हम वेंडर को पे करते हैं, तो वेंडर को हम पे करेंगे, तो जो हमने पे कर दिया वो तो हो गई कंसीडरेशन, और ये थी हमारी एग्रीड कंसीडरेशन। और इसमें डिफरेंस आएगा जिसको बोलते हैं सेपरेट ट्रांजैक्शन कॉस्ट। मैंने यहां तक की बातें आपको लिखवा दी थी, लेकिन अभी मैंने इस पर चर्चा और करनी बाकी है। मैं इस पे चर्चा करूंगा, फिर इस पे चर्चा करूंगा, एंड देन आप इसके बाद भी जानना चाहते हैं कि हमारे पास इसके बाद आगे स्टैंडर्ड में क्या होगा। हम इस एंट्री पर थोड़ी पीएचडी करेंगे, इस एंट्री पर थोड़ी पीएचडी करेंगे। इसका मतलब पहली एंट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, इस एंट्री पर पीएचडी करेंगे। और थोड़ी सी में एसटीसी है तो इस पर भी चर्चा करने वाला हूं, थोड़ी सी इस पर भी पीएचडी करने वाला हूं। जब ये मेरे पास हो जाएगा तो आप पाएंगे कि काफी हद तक आपके सवाल जो हैं वो होना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैं डीमर्जर्स पर आऊंगा, कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन पर आऊंगा, डिविडेंड के बारे में बताऊंगा, रिवर्स एक्विजिशन बताऊंगा, तो बात खत्म होगी। आयुषी डिस्ट्रेस सेल को छोड़ दीजिए, मैंने आपको ये वर्ड डिस्ट्रेस सेल नहीं बताया हुआ, मैंने आपको बोला हुआ है कि आप जीबीपी का रिव्यू करेंगे और पाएंगे कि सब कुछ ठीक है तो आप ओसीआई में डालो, और अगर ये रिलायबल नहीं है तो डायरेक्ट सीआर में डालो। ठीक है। चलिए अब मेरे साथ साथ बिजनेस एक्विजिशन में जो भी प्रोसेस है, अगर सारे सब्सक्रिप्शन ने नहीं लिए, हाँ तब भी हो सकता है प्रिया बिजनेस एक्विजिशन। तो यहां तक के हमने एक रिवीजन करी, और अब आप मुझे